हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुमने प्रीवियस क्लास में जो मैंने नमक की कहानी का सारांश तुम्हें बताया था उसे तुमने ध्यान से सुना भी होगा और अपनी कॉपी पर लिखा भी होगा। नहीं लिखा है तो लिख जरूर लेना, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें याद ही होगा कि नमक कहानी की लेखिका हैं रज़िया सज्जाद ज़हीर। इन्होंने इस कहानी में देश के बंटवारे के दौरान जो लोग अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह स्थापित हो गए थे, उनके हृदय में अपने स्थान के प्रति अभी भी कितना प्रेम भाव भरा हुआ है उसको प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ ये भी दिखाया है कि लोगों के दिलों में किसी प्रकार से दूसरे के लिए जरा भी दुश्मनी का भाव नहीं है। उनका आपसी बंटवारा और जो दिलों की दूरियां हैं वो अभी भी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वे एक दूसरे से अलग हो गए हैं और दुश्मन बन गए, और इसीलिए सदा दूसरे के विरुद्ध बंदूकें ताने रहते हैं। अन्यथा दोनों के दिलों में अभी भी वही प्रेम भाव भरा हुआ है। तो आज हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास को करेंगे और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी मैं तुम्हें डिस्कस करूंगी। असाइनमेंट में जो बताया जाए उसको कॉपी पर लिखना ज़रूर। ठीक है बच्चों, तो अपनी किताब देखिए। आपकी बुक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों में पहला प्रश्न है, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने के लिए 3 कारणों से मना किया। पहला तो उन्होंने ये बताया कि भारत में नमक की कोई कमी नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी नमक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैरकानूनी है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कस्टम अधिकारी ने तुम्हारे नमक को पकड़ लिया और तुम्हारे सामान को इधर उधर फेंक दिया तो तुम्हें बहुत ही अपमानित होना पड़ेगा। तो इन 3 कारणों से उन्होंने अपनी बहन को नमक ले जाने के लिए मना किया था। दूसरा प्रश्न है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था? नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में ये द्वंद्व था कि वो उसे अपने फलों की यानी केनों जो ले जा रहे थे उसकी टोकरी में चोरी छिपे ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखा करके ले जाए। इसीलिए तो रात के समय पहले उसने कीनों की टोकरी के नीचे रख दिया नमक की पुड़िया को, बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि ठीक है ले जाएंगे, लेकिन सवेरे फिर उसे लगा नहीं, चोरी छिपे वो नहीं ले जाएगी। तो यही द्वंद्व उसके मन में चल रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अधिकारी निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि लेखिका ने बताया था कि वो नमक क्यों ले जा रही है, किसके लिए ले जा रही है। तो सिख बीबी का जो प्रसंग छेड़ा था लेखिका ने, उससे उन्हें भी अपने वतन ढाका की याद आ गई।
वे सफ़िया और साथ साथ सिख बीबी की भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे कि दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। उन्हें लगा कि देश की बनावटी सीमाओं के पार लोगों के दिल आपस में कितने मिलते हैं, अपने जन्मभूमि के लिए कितने तरसते हैं। इन्हें क्यों अपने वतन से अलग कर दिया गया, इनकी क्या गलती थी? इन्हीं सब बातों को वो सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है, जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? कहानी में हमने पढ़ा कि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहता है लाहौर अभी तक उनका यानी सिख बीबी का वतन है और दिल्ली मेरा। हालांकि सिख बीबी लाहौर में नहीं है और मैं दिल्ली में नहीं हूँ। सुनील दासगुप्ता कहता है कि मैं भले यहाँ पर हूँ लेकिन मेरा वतन ढाका है। ये कथन इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हैं कि देश की सीमाएं मनुष्य के मन को, उसके दिल को, हृदय को कभी नहीं बांट सकती हैं। मनुष्य का लगाव अपनी जन्मभूमि से नहीं टूट सकता है। स्वदेश प्रेम कोई गमले में उगाया जाने वाला पौधा नहीं है जिसे जब मन करे यहाँ से वहाँ उखाड़ के लगाया जा सके। हर मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है और वो अंतिम समय तक रहता है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान आदि के जो विभाजन किए गए हैं वो अस्वाभाविक हैं, बनावटी हैं। बच्चों, जब लंका में रामचंद्र जी थे तभी भी उन्होंने कहा था कि आप इस स्वर्णमयी लंका ना में रोचते लक्ष्मण जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी लक्ष्मण, भले ही ये लंका सोने की बनी हुई है, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो अपना अयोध्या ही याद आ रहा है, क्योंकि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ कर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। सफ़िया, जो इस कहानी की मुख्य नायिका है, वो सिख बीबी से जब मिलती है और वो उससे अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मुझे नमक चाहिए, वो सिख बीबी जो सफ़िया को अपनी माँ की तरह लगती है, तो वो निश्चय कर लेती है कि वो अपनी मुँह बोली माँ के लिए नमक ज़रूर लेके जाएगी। उसने नमक लाने से बचने के लिए ज़रा भी नहीं सोचा, कोई बहाना नहीं बनाया। ये नहीं कहा कि नहीं भाई, आप तो जानती हैं कि कस्टम से लेकर के आना आसान नहीं होता और मैं नहीं ला पाऊँगी। साथ ही साथ चोरी छिपे ले जाना भी उसने सही नहीं समझा। उसने सोचा कि वह कस्टम अधिकारियों को अपनी बात बताकर नमक से जुड़ी हुई भावनाओं को समझा कर ले जाएगी। इससे पता चलता है कि उसके मन में प्रेम की पवित्रता का विश्वास मौजूद है। जब उसका भाई ये कहता है कि कस्टम अधिकारी उससे नमक नहीं ले जाने देंगे, तो वो बड़े भरोसे से कहती है, कुछ मोहब्बत यानी प्रेम, मुरव्वत यानी इंसानियत, फिर वही आदमियत, इंसानियत के कानून नहीं होते। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। वो तो समझेंगे कि हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति क्या भाव है, और अगर मैं नमक ले जा रही हूँ तो वो किसी की ख्वाहिश है, उसको पूरा करने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो भी इस बात से मना नहीं करेंगे। तो मुरव्वत का अर्थ इंसानियत होता है, और इसके अलावा आदमियत, इंसानियत दो शब्द दिए हुए हैं जो सब पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता आपस में बट नहीं जाते। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। सीबीएसई में यही क्वेश्चन दूसरे
तरीके से पूछा गया था कि सीमाएं बढ़ जाने से दिल नहीं बटा करते। सीमाएं बढ़ जाने से दिल नहीं बटा करते। नमक कहानी में इस बात को किस तरह सिद्ध किया गया है? ये कड़वा सच है बच्चों कि मानचित्र पर लकीर खींच देने भर से जनता को नहीं बांटा जा सकता है। जमीन तो बढ़ जाती है किंतु जनता का मूल लगाव मूल स्थान से बना रहता है। इस कहानी का संदेश भी यही है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी हो या भारतीय कस्टम अधिकारी, सभी अपने अपने स्थान को ही आज भी अपना स्थान वतन मानते हैं। भारतीय सिख भी लाहौर को अपना वतन बताती हैं। तीनों को अपने अपने वतन से लगाव है। ढाका वाला ढाका को पसंद करता है। सिख भी लाहौर का नमक चाहती हैं। भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के डाब यानी नारियल पानी को लाजवाब मानता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करता है। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि सीमाएं भले बढ़ जाएं, लेकिन लोगों का दिल हम कभी नहीं बांट सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे? हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान आज दो अलग अलग देश हैं। सफिया के भाई के व्यवहार में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो कहता नमक वहाँ भी तो मिलता है, क्या ज़रूरत है यहाँ से ले जाने की। लेकिन इस भेदभाव के बाद भी भारत में रहने वाली सिख भी लाहौर को भूल नहीं पाई हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को नहीं भूल पाया है। बंगाल में रहने वाला सुनील अभी भी डाब के पानी को याद कर रहा है। इससे प्रकट होता है कि सभी के व्यवहार में जो स्नेह है, जो सम्मान है, ये बताता है कि दोनों देशों की जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद भी है। ये स्वाद इस कहानी में घुला हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, ये सब तो आपके पाठ में दिए हुए क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी पे करना है। क्यों कहा गया है? क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? ये पाठ में आया है ना, तो यहाँ पूछा गया है क्यों कहा गया है। साफिया अपने भाई जो पुलिस ऑफिसर है उससे कहती है कि प्रेम, संकोच, आदमियत, शालीनता ये ऐसे भाव हैं जिनके सामने हुकूमत के कानूनों में ढील देनी चाहिए, यानी इनका महत्व समझना चाहिए। वो कहती है कि एक सेर नमक ले जाना कोई स्मगलिंग नहीं है, ये कोई ब्लैक मार्केटिंग का काम नहीं है। ये एक छोटा सा उपहार है जो हृदय के लगाव को व्यक्त करता है। दूसरा उन्होंने पूछा कि भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, ऐसा क्यों कहा गया? जब सफिया ने अपने पुलिस अफसर भाई से बात की और कहा कि उसे नमक ले जाना है, लेकिन भाई ने कहा कि नमक ले जाना गैर कानूनी है, तो ये सब सुनने के बाद उसने बुद्धि से काम करने का निर्णय लिया। भावना को दबाकर बुद्धि से मार्ग खोजने का निर्णय उसके द्वारा लिया गया कि कैसे वो नमक को ले जा सकती है। और ये सच है कि जहाँ भावना से काम ना चले वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और इसी बुद्धि के भरोसे उसने निश्चय किया कि वो चोरी छिपे नहीं बता करके ले जाएगी, फिर जैसा होगा वो देखा जाएगा। थर्ड पूछा गया है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये कस्टम ऑफिसर ने कहा था बच्चों, तो क्यों कहा?
पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी सफ़िया से कहता है कि मोहब्बत के सामने तो कस्टम वाले भी लाचार हैं। प्रेम या लगाव के सामने कस्टम के सारे कानून प्रभावहीन हो जाते हैं। मोहब्बत कस्टम के कानून को किनारे करके हटाकर बड़े आसानी से आगे बढ़ जाती है, और यही एक ऐसा भाव था जिसके आधार पर सफ़िया नमक ला पाई थी। लास्ट है हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता ढाका को अपना वतन मानते हुए कहते हैं कि वहाँ की ज़मीन और वहाँ के नारियल पानी की बात ही कुछ और है। तो यही बात पाठ में बार बार रिपीट भी हुई है कि जो जहाँ रहता है वो अपने स्थान को कभी भूल नहीं पाता है। जैसे राम जी ने कहा कि मैं सोने की बनी हुई लंका नगरी में ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा मन तो अयोध्या में बसा हुआ है, क्योंकि माँ और मातृभूमि तो जन्म से बढ़ कर के होते हैं। तो अपनी ज़मीन और अपने पानी का मज़ा कुछ और ही होता है। एक दो प्रश्न और हैं, समझाइए तो ज़रा। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। सिख बीबी को लाहौर याद आ रहा है, क्योंकि उनका वतन तो लाहौर ही है, और लाहौर की याद में इतनी भावुक हो जाती हैं जब वो सफ़िया से बात करती हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल करके उन्होंने पतला महीन कपड़ा, जिसे मलमल कहा जाता है, उसका दुपट्टा ओढ़ रखा था, उस पर उनके आंसू आकर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ सितारे टूट करके दूधिया आंचल में समा गए हैं। दूसरा है, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। भारत लौटने पर अमृतसर स्टेशन के पुल पे चलती हुई सफ़िया सोच रही है, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का वतन कस्टम के इस पार दिल्ली है, सुनील दासगुप्ता का वतन कस्टम के उस पार ढाका है। राजनीतिक दृष्टि से इनके वतन अलग अलग हैं, पाकिस्तान व भारत हैं, हृदय कहीं है और शरीर कहीं और है। अतः निर्धारित करना बड़ा कठिन है कि किसका वतन कहाँ है। रह कोई कहीं रहा है, मन उसका कहीं और लगा हुआ है। इससे बच्चों कुछ क्वेश्चन और भी हैं। नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है, ये आप लिख सकते हैं खुद। सफ़िया की मानव स्थिति को कहानी में एक विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है। अगर आप सफ़िया की जगह होते तो क्या आपकी मानव स्थिति भी वैसे ही होती। सफ़िया के मन में धर्म की कोई दीवार नहीं है। वो पड़ोसी के घर में कीर्तन में जाती है, प्रसाद लेके लौटती है। वहाँ पे सिख बीबी को, जो उसकी माँ की शक्ल की है, अपनी माँ की तरह मान लेती है। उनसे जो वादा करती है कि मैं लाहौरी नमक लाऊंगी, उसे लेकर के जाती है। हम यदि सफ़िया की जगह होते तो सिख बीबी के सामने ही प्रकट कर देते कि आज से आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, और मैं आपके बताए गए नमक को ज़रूर लाएंगे। हो सकता है कि उपाय कुछ और